हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग आर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, टू द पॉइंट कर रहे हैं। और ऐसे टॉपिक हो गए जहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, तो इन्हें स्किप नहीं करेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। इसके पहले पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही यूपी बजट के एक ऐसा वीडियो है जिसके बाहर आपको यूपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साथ ही आरओ के सभी पीवाईक्यू भी करा रखे हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे प्रमुख समितियों की। समितियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कभी तो डेट आ जाता है, कभी तो कौन सी समिति, कौन सा आयोग किसके लिए गठन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब गठन किया जाता है। 1976 में सबसे ज़्यादा कई बार पूछा गया है और इसी आयोग की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है और 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। तो पहले तो पूछ सकता है सीक्वेंस में लगाने को कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब आई थी, और इसमें यह भी दे सकता है कि मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। ये हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कितने मूल कर्तव्य शामिल किया गए थे, कितने किए गए थे, ये किए गए थे 10 मूल कर्तव्य। ये भी याद रखेंगे। कौन से भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कौन सा भाग है, ये हो जाएगा भाग 4 का। तो 4 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। इनको आप लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनना 100% तय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकारिया आयोग की। सरकारिया आयोग का गठन किया जाता है 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसा के लिए गठन किया जाता है सरकारिया आयोग का। और नेक्स्ट ये चारों तो एकदम मतलब रट लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे सीक्वेंस में लगाने को आता है, कभी तो कूट में आ जाता है, तो पूछा ही जाता है। तो बात करते हैं धर आयोग की। धर कमीशन का गठन किया जाता है एस के धर की अध्यक्षता में 1947-48 में। मतलब कि जो हमारा देश आज़ाद होता है तभी उसी के बाद जस्ट गठन किया जाता है धर आयोग का। किसके लिए गठन किया जाता है, तो ये गठन किया जाता है राज्यों के लिए, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन के लिए। तो इसमें बात क्या कही जाती है, ये महत्वपूर्ण है। एस के धर के द्वारा कहा गया था, धर कमीशन के द्वारा कहा गया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके धर के द्वारा क्या कहा गया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी कब गठन किया था, 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी स्टैंड फॉर पट्टाभी सीतारमैया। तो इसमें क्या कहा जाता, इन्होंने कहा था कि राज्य की पुनर्गठन, तो जेवीपी कमेटी में कहा जाता है कि जो राज्य का पुनर्गठन है देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए, ठीक है। यहाँ पे भी भाषा के आधार पर नहीं, इन्होंने बोला कि देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। नेक्स्ट फिर गठन किया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। और सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पनिक्कर इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके द्वारा कहा जाता है कि राज्यों के गठन के लिए भाषा को ही आधार बनाया जाता है। तो फाइनली राज्यों के गठन के लिए भाषा को ही आधार बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। और इसी के आधार पर राज्य का पुनर्गठन एक्ट बनाया जाता है और इसी के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कितने मेंबर होते हैं, कितने लोकसभा से, कितने राज्यसभा से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं एंड 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जो भारत के जो लोक लेखा तथा सीएजी कैग जो होता है, कैग किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 148। कैग के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना, ये कार्य होता है लोक लेखा समिति के। अध्यक्ष कितने होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा से एंड 7 इज इन राज्यसभा से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राक्कलन कमेटी। प्राक्कलन कमेटी में 70 मेंबर होते हैं। टोटल जितने भी होते हैं वो सभी किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है कि प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव एवं संसद में प्राक्कलन के सुझाव, ये था प्राक्कलन समिति। मेनली इसमें आएगा कि कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें होते हैं 30 मेंबर और टोटल लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संयुक्त संसदीय समिति। और यह लोकसभा और राज्यसभा के इसमें दोनों सदस्य होते हैं और ये एक एडहॉक कमेटी होती है। ये महत्वपूर्ण है कि एक तदर्थ समिति होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोठारी आयोग की। कोठारी कमीशन का गठन किया जाता है 1976 में और यहाँ पे किसके लिए किया जाता है, तो भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों और विधियों के लिए गठन किया जाता है कोठारी कमीशन का। केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठन किया था 1946 में नियोगी आयोग। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश करने के लिए गठन किया जाता है केसी नियोगी। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1956 से लेकर 57 के बीच में गठन किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति की जाती है यहाँ पे। तो पंचायतों को संविधान में शामिल किया जाता है कब, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किसमें, भाग
कौन सा भाग है, भाग 9 जोड़ के, तो ये भी याद रखिएगा। साथ ही नगर पालिका किस में हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी याद रखिएगा। भाग कौन सा, 9 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीएस तारकुंडे कमेटी 1974 में गठन होता है चुनाव सुधार के लिए। इसमें क्या होता है कि मतदाता की आयु पहले क्या थी, 21 वर्ष, इसको घटा के 18 वर्ष करना, और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो ये की गई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा, मतलब 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुंछी कमीशन 2007 में आता है, ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। और नेक्स्ट बात करेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2002 में। अब हम लोग बात करेंगे भारत के सभी राज्यों में लोकसभा राज्यसभा से कितनी सीटें अलॉट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, 31, एंड लोकसभा से कितनी है, 80 सीटें। तो याद रखिएगा यूपी में कितनी है, राज्यसभा से सीटें हैं 31, एंड लोकसभा से हैं कितना, 80, 31 एंड 80, तो याद रखेंगे ये। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा से सीटें हैं 16, एंड लोकसभा से हैं कितनी, 42। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा राज्यसभा से हैं 16, एंड लोकसभा से हैं 42। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु से कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की आती हैं 18 सीटें हैं, एंड लोकसभा से हैं 39। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं, 12 राज्यसभा से आती हैं तथा 28 लोकसभा से हैं। और बात करें यदि हम राजस्थान की, तो राजस्थान में है 10 सीटें राज्यसभा की तथा 25 सीटें कितनी, लोकसभा की। राजस्थान अच्छे से इसको याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान में चुनाव हुए हैं, तो जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनको तो याद ही रखिएगा। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा और राजस्थान दोनों में ही राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, तो दोनों में दे सकता है स्टेटमेंट बना के, तो ये भी याद रखिएगा। तो राजस्थान में भी 10 सीटें हैं राज्यसभा से, उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं राज्यसभा से, लेकिन उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा से। और यदि हम बात करते हैं तेलंगाना में, तेलंगाना का गठन कब होता है, 2014 में, और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 7 तथा 10 प्लस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 17। और असम में भी तेलंगाना के इक्वल ही हैं, 7 सीटें राज्यसभा से तथा 14 सीटें लोकसभा से। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में है 5 सीटें राज्यसभा से, 11 सीटें हैं लोकसभा से। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर कब बनता है, नवंबर 2000 में, और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 3, एंड लोकसभा की हैं कितनी, 5 हैं। ये तीनों नेक्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेघालय में, त्रिपुरा में चुनाव भी हुए हैं, साथ ही यहाँ पे सबसे कम सीटें हैं, मतलब 111 है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता है, क्योंकि समान सीटें हैं, तो ये भी याद रखेंगे। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में राज्यसभा में 1-1 सीटें हैं तथा लोकसभा में 2-2 सीटें हैं, तो याद रखेंगे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। कौन सा, मिजोरम नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मेघ से बना मेघालय एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटें हैं 19, एंड लोकसभा सीटें हैं 48, तथा बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में है 16 सीटें तथा यहाँ पे हैं लोकसभा की 40 सीटें। नेक्स्ट है बिहार में राज्यसभा से है 16 सीटें तथा लोकसभा से है 40 सीटें। याद रखेंगे बिहार में पहली बार जातिगत आधारित जनगणना हुई है, तो बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार के बाद नेक्स्ट राज्य कौन सा है जो जातिगत आधारित जनगणना कराने जा रहा है, तो हो जाएगा राजस्थान। ये भी याद रखिएगा, करंट रिलेटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमपी की। एमपी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपी में भी चुनाव हुए हैं। तो एमपी में भी राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, 11 सीटें, एंड लोकसभा से 29 सीटें हैं। गुजरात में भी 11 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में 11। मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन तीनों को साथ में याद रखिएगा, क्योंकि तीनों में ही राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। और लेकिन एमपी में लोकसभा से 29 सीटें हैं तथा गुजरात में लोकसभा से 26 और आंध्र प्रदेश में लोकसभा से कितनी, 25 सीटें हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे केरल की। तो केरल में राज्यसभा से 9 सीटें हैं, लोकसभा से 20 सीटें हैं। एंड झारखंड की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा से 6 तथा लोकसभा से 14 सीटें हैं। पंजाब में भी 7 सीटें हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा तेलंगाना में, तो तेलंगाना में भी 7 सीटें हैं राज्यसभा से, और 13 सीटें कहाँ से हैं, लोकसभा से। हरियाणा में भी राज्यसभा से 5 सीटें हैं तथा लोकसभा से 10 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से 3 सीटें तथा लोकसभा से कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। नेक्स्ट तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, गोवा, मणिपुर और नागालैंड। कौन कौन सा, गोवा, मणिपुर और नागालैंड, क्योंकि यहाँ तीनों में भी राज्यसभा से 1-1 सीटें हैं, लेकिन नागालैंड में लोकसभा से 1 सीटें हैं, बाकी गोवा और मणिपुर में 2-2 सीटें हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा, यहाँ पे भी 1 सीट थी और 1 सीट थी कहाँ से, राज्यसभा से, और 2 सीटें थी लोकसभा से। तो याद रखेंगे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ सब जगह कितनी सीटें हैं, 1-1 सीटें हैं राज्यसभा में और 2-2 सीटें हैं लोकसभा में। लेकिन नागालैंड के लिए एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की 1 ही सीट है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम में भी जैसे नागालैंड में एक सीट है, तो सिक्किम में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक एक सीट है। अंडमान निकोबार में राज्यसभा से एक भी सीट नहीं है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में भी नहीं है। और लक्षद्वीप यहाँ पे राज्यसभा के एक भी सीट नहीं है। और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली में 2 सीट है लोकसभा से, तथा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में एक एक सीटें हैं। तो कहाँ पे लोकसभा की एक एक सीट हुई? सिक्किम में हुई। पीछे हम लोगों ने देखा नागालैंड में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ पे एक एक सीटें होती हैं। और यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, न्यूज़ में भी था। तो जम्मू कश्मीर से लोकसभा में है 5 सीटें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिजोरम की। तो मिजोरम में भी नागालैंड और सिक्किम की तरह एक एक सीट है। चंडीगढ़ में राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली में, लेकिन लोकसभा में एक सीट है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राज्यसभा से 3 सीटें हैं, लोकसभा से 7 सीटें हैं। और यदि बात करें हम पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में भी एक सीट लोकसभा से और एक सीट राज्यसभा से, तथा लद्दाख में एक सीट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से। और ये हम लोगों ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये 100% आने वाले टॉपिक हैं एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो या आरओ हो। तो इन्हें आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट है तो भूल भी सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।